Rabindranath Tagore University, Bhopal. NIRF ranked for 5 consecutive years. केदारनाथ यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। बारिश कम होने के बाद लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या। हर रोज 11,000 श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन। देहरादून के पटाखा गोदाम में लगी आग। पटाखे की आवाज से गूंज उठा पूरा इलाका। फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे में आग पर काबू पाया। उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ता को राहत। 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी 50% सब्सिडी। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर वाहन दुर्घटनाग्रस्त। 14 यात्री थे सवार। 13 घायलों को निकाला, एक की तलाश। देहरादून में अचानक मौसम ने ली करवट। गर्मी के बाद अब झमाझम बारिश से शहर हुआ जलमग्न। नमस्कार, खबर भारत 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आश्वी पाठक। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने ज्योतिर्मठ आपदा के कार्यों को लेकर बुधवार को मूल निवासी स्वाभिमान संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने संगठन को सुरक्षा के लिए शासन और प्रशासन के प्रयासों की जानकारी दी और मांगों के निस्तारण का आश्वासन दिया। बैठक में बताया गया कि ज्योतिर्मठ की सुरक्षा के लिए 30 वर्षों की योजना बनाई गई है। डीपीआर का परीक्षण IIT रुड़की में किया गया है और आपदा प्रभावित 482 परिवारों में से 217 को मुआवजा दिया गया है। जिलाधिकारी ने प्रभावितों की समस्याएं सुनने और समाधान का आश्वासन भी दिया है। तो चक्का जाम के लिए बार बार ज्ञापन भेजे थे मेरे कार्यालय में। तो आज SP चमोली साहब के साथ मैं खुद आया हूँ वार्ता करने और काफ़ी सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता हुई और उनकी समस्याएं सुनी गई और उनके द्वारा कुछ इश्यूज रेज किए गए हैं और हमसे ये एक्सपेक्ट किया गया है कि हम उन इश्यूज़ को शासन स्तर पर रेज करें, जिनमें से प्रमुख उनका है कि गौशाला इत्यादि जो उनके परिसंपत्तियां थी उनका मूल्य निर्धारण हो जाए और जो अलकनंदा के लेफ्ट बैंक में सुरक्षात्मक कार्य हो रहे हैं कुछ धौलीगंगा की तरफ भी हो जाएं। तो ये सारे इश्यूज़ शासन को अवगत कराए जाएंगे, हायर अथॉरिटीज़ को। और 27 को जहाँ तक चक्का जाम की बात है तो मैं समझता हूँ कि आज की वार्ता सफल रहेगी। इस तरह का चक्का जाम संगठन द्वारा नहीं किया जाएगा। एक सांकेतिक धरना जरूर करेंगे। लोकतंत्र में सबको हक है अपनी बात रखने का और यात्रियों को पितृपक्ष में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए मैंने और SP साहब ने अपील भी की है संगठनों से कि आप अपना सांकेतिक एक प्रदर्शन कर लें और ज्ञापन हमें दे दें और इसके अलावा चक्का जाम जैसी स्थिति न उत्पन्न हो। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने बताया कि 2024 से मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम शुरू होने के बाद छात्रों का परीक्षा परिणाम 96.5% रहा है। पहले केवल धार्मिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी, लेकिन नए पाठ्यक्रम से शैक्षणिक स्तर में सुधार आया है। देखिए, हमने 2024 में NCERT का पाठ्यक्रम पढ़ाया। आज तक वो बच्चे सिर्फ धार्मिक एजुकेशन पढ़ते थे। आज हमने उन्हें NCERT के पाठ्यक्रम को पढ़ाया और NCERT पाठ्यक्रम वो है जो पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसे पढ़ने के बाद हमारे बच्चों ने जो फल दिया है, जो परीक्षा फल उनका आया, वो लगभग 96% है, जो किसी बोर्ड के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और वो बच्चे बहुत ही, उन्हें जब ये महसूस हुआ कि ये सरकार आपके कल्याण के लिए काम कर रही है, तो उनके चेहरों पर बड़ी मुस्कान है और वो बड़े खुश हैं। खेल, और हम कोशिश और कर रहे हैं कि उन्हें हम खेलकूद से भी जोड़ें ताकि जो उनका समय है वो सही तौर से इस्तेमाल हो और वो भी राष्ट्र की सेवा कर सके और राष्ट्रवादी विचारधारा को अपने अंदर जब वो उसे का संचार उनके अंदर होगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो राष्ट्र के लिए उतना ही
कार्य करेंगे जितना हम सब लोग करते हैं, और राष्ट्र ही हमारे लिए सर्वोपरि है। महिला मोर्चा कांग्रेस ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ मिलकर सचिवालय की ओर कूच किया। प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि 2014 में कांग्रेस सरकार ने टेक होम राशन की सुविधा दी थी, जिसे स्वयं सहायता समूहों के द्वारा संचालित किया जाता था। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान धामी सरकार बिना टेंडरिंग के एनसीसीएफ को 250 करोड़ में यह कार्य देने की तैयारी कर रही है, जिससे महिलाओं का रोजगार खतरे में पड़ रहा है। विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य इस नीति के खिलाफ आवाज उठाना था। देखिए, हम आज महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्रालय के खिलाफ सचिवालय पर कूच कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में हम कांग्रेस की सरकार में 2014 में टेक होम राशन एक योजना चली थी, जो कि 6 महीने से 3 साल के बच्चों को, 14 साल से 18 साल की बच्चियों को, गर्भवती महिलाओं को, धात्री महिलाओं को पौष्टिक आहार पहुंचाने का काम करती थी, जिसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने उस वक्त इस काम को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ के जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको रोजगार देने का काम किया था। भाजपा ने, रेखा आर्य जी ने, पुष्कर धामी जी ने, मुझे नहीं पता भाजपा ने ये क्यों करा, लेकिन आज हमारी उन बहनों से वो रोजगार छीन लिया। उन्होंने एनसीसीएफ नाम की भारत सरकार के उपक्रम को बिना किसी टेंडरिंग के 250 करोड़ का काम देने की उनकी तैयारी चल रही है, और हमारी जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनसे उनका रोजगार छीनने का काम आज ये सरकार कर रही है, जिसके खिलाफ हम सचिवालय कूच कर रहे हैं। खबर हल्द्वानी से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि महिला से दुष्कर्म और 12 साल की बेटी से छेड़छाड़ के मामले में फरार चल रहे नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष और भाजपा नेता मुकेश बोरा को गिरफ्तार किया गया है। बोरा को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस की 5 टीमें मुकेश बोरा की तलाश कर रही थी। मुकेश बोरा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। साथ ही आपको बता दें कि गिरफ्तार करने वाली टीम को 2500 रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। लालकुआ थाना क्षेत्र में पंजीकृत बलात्कार की एफआईआर में दुग्ध संघ के जो अध्यक्ष मुकेश बोरा, वो पहले दिन से ही वांटेड थे, और इसको गिरफ्तार करने के लिए हमारी टीमें अलग अलग जगह गई, और आज जो हमारी टीम है इसको ये उत्तर प्रदेश के रामपुर से इसको गिरफ्तार किया गया। सर, आखिर पुलिस की ऐसी क्या नाकामयाबी रही कि 25 दिन हो गए लगातार, और अब पुलिस देखिए, पुलिस कंटिन्यू प्रयास कर रही थी। कुछ लोगों के द्वारा अभियुक्त को सहायता की गई और उसकी मदद की गई, जिसकी वजह से अभियुक्त बहादुर रूप से फरार रहा, और जिन लोगों ने मदद की उनको भी विवेचना में पुलिस ने शामिल किया। देखिए, जो शुरू की विवेचना है उसमें इनके सहअभियुक्तों से भी और बाकी जगह से कुछ एविडेंस मिले, जिसके आधार पर जल्दी हम मुकेश बोरा के खिलाफ चार्जशीट फाइल करें। हरिद्वार जिले में बारिश के बाद डेंगू के 6 मरीज सामने आए हैं। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने डेंगू से लड़ने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सैनी ने नगर निगम की लापरवाही के खिलाफ फंगिंग मशीन लगाई है। महानगर आयुक्त ने भी डेंगू के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने का आश्वासन दिया है। वो एकदम से फैलता है और फिर कंट्रोल नहीं होता। फिर हमारे जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, अधिकांश जो हमारे गरीब लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, ये इसकी चपेट में आते हैं, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था नहीं होती। तो फिर हॉस्पिटल में भी उनको प्रॉपर उपचार नहीं मिलता। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पिछले वर्ष की बात ही, इस वर्ष भी हम आम आदमी पार्टी की जो काम की राजनीति है उसको चरितार्थ करते हुए अपने प्रत्येक वार्ड में जो है डेंगू की दवा का छिड़काव फॉगिंग मशीन के द्वारा करवा रहे हैं। आपने 2-3 नंबर भी जारी करे हैं। हाँ जी। तो किस तरह से रहेगा उसका? इसमें नंबर भी लिखा हुआ है, यदि कोई हमारे पे इसमें नंबर पे फ़ोन करता है तो उस क्षेत्र में भी दवा का छिड़काव किया जाएगा, और किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और इस तरीके से भी यदि हमारी जानकारी में आता है कि कहीं डेंगू फैल रहा है तो उस क्षेत्र में भी फॉगिंग मशीन दवा का छिड़काव किया जाएगा। कितनी टीमें लगेंगी लगभग इसमें? टीम एक ही है, मशीन एक ही है, एक दिन में ये 2-3 वार्ड कर सकती है। हम 4 बजे इसको स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा कहीं से भी बीच में लगेगा कि फैल रहा है तो फिर उसको उस क्षेत्र को प्रायोरिटी दी जाएगी और वहाँ पहले कराया जाएगा।
लेके कुछ इश्यूज थे जो आज व्यापार मंडल ने रेज करे हैं। हम लोग अपने स्तर से निरंतर प्रयास कर रहे हैं डेंगू की रोकथाम के लिए, और उसमें हम प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। हरिद्वार के नागरिकों से हम आउटरीच प्रोग्राम भी चला रहे हैं। सब लोगों को सतर्क रहने के लिए, सावधान रहने के लिए हम अपील कर रहे हैं। और कुछ इश्यूज हैं जो व्यापार मंडल ने रेज करे हैं, उनका भी हम जल्द ही निस्तारण कर देंगे। सर, क्या समस्या आती है जो लोगों को जागरूक करते हैं, इसमें तब भी वो जागरूक नहीं हो पा रहे, उसको लेकर कोई नहीं है? देखिए, एक जो मेजर इशू है वाटर लॉगिंग का, पिछले वर्षों में जो एक चीज़ देखी गई थी कि हरिद्वार में वाटर लॉगिंग के काफ़ी सारे इश्यूज क्रिएट होते थे, बट इस साल हमने स्पेशल ड्राइव चला के, आपने देखा होगा मानसून के दौरान भी वाटर लॉगिंग की कोई ऐसी मेजर कंप्लेंट हमारे यहाँ नहीं आई। बहुत एक्सेप्शनल 1-2 केसेस थे ऐसे जहाँ पे वाटर लॉगिंग का इशू हुआ था, जिसको हमने आधे पौने घंटे में टेक केयर कर लिया था। तो हम काफ़ी होपफुल हैं। मुझे उम्मीद है इस साल हमारी जो प्रिपरेशन रही है मानसून के लिए और डेंगू को लेकर जो हमारे कार्य चल रहे हैं, जो हमारे प्रयास चल रहे हैं, हम डेंगू को पूरी तरह कंट्रोल कर पाएंगे और जो हमारे केसेज हैं वो मिनिमम से मिनिमम रहेंगे। खबर रामनगर से है, जहां सांसद अनिल बलूनी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि अगले वर्ष बरसात से पहले धनगढ़ी और पनोद नाले पर पुल निर्माण शुरू होगा और रामनगर से हरिद्वार तक वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। साथ ही बलूनी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पुल निर्माण से बरसात में राहत मिलेगी। उन्होंने मजदूरों की काम करने की अवधि बढ़ाने की भी जानकारी दी। रामनगर के थारी क्षेत्र के इंटर कॉलेज को अडॉप्ट करने और विस्थापन मामलों में उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया। उन्होंने निर्माणाधीन रोडवेज बस स्टेशन का निरीक्षण किया और ट्रेन की सेवाएं फिर से शुरू करने का वादा किया। देखिए, आज हमने जो धनगढ़ी पुल है और जो पनोद निर्माण कार्य जारी है, इसके वहाँ पूरा निरीक्षण किया है और वहाँ जो हमारे नेशनल हाईवे के अधिकारी थे उनसे भी बात की है और उनके द्वारा जो वहाँ कुछ समस्याएं आ रही थी उस पर भी बातचीत हुई। ये NH के लोगों के द्वारा कहा गया कि 5 बजे के बाद उनको वहाँ काम करने की परमिशन नहीं है, तो तुरंत जो हमारे कॉर्पोरेट प्रशासन है और फॉरेस्ट के तमाम अधिकारियों से बात करके वहाँ पर ये तय कराया कि जब तक सूर्यास्त हो तब तक उनको काम करने की परमिशन भी मिले। साथ ही यह भी तय करवाया कि जब कभी कुछ दिन ऐसे होते हैं जब लंबा काम चलना है तो तब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था भी करे। और हमें पूरा विश्वास है कि अगला जो बरसात है उससे पहले दोनों पुल चालू हो जाएंगे। पहाड़ जाने वाले लोगों के लिए ऐसा होगा कि अगली बार से उनको नाले के रास्ते में जाके पुल के रास्ते जाएंगे और जो जान माल की हानि हो रही थी उसका भी नुकसान नहीं होगा। ऐसा मैं पूरा विश्वास है। तो ये बहुत अच्छी खबर है हमारे पहाड़ के लोगों के लिए और आसपास के लोगों। स्वच्छता अभियान हमारे यहाँ आज हमारे पार्टी के जो नेता हैं और पार्टी के जो हमारे चिंतक थे, तापन मानववाद के चिंतक रहे, ऐसे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का आज जन्म जयंती भी है और आज हम लोगों ने तय किया है कि पूरे देश भर में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, वह सभी एक अच्छी संख्या में सदस्यता करवाएंगे। तो आज यहाँ पर इस बूथ पर हम लोगों के द्वारा सदस्यता का आयोजन भी किया गया। बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं और जिस प्रकार से सदस्यता का अभियान हमारा चल रहा है, हमें पूरा विश्वास है कि जो हम लोग दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, जितनी हमारी संख्या है उससे पहले से भी अधिक आगे बढ़ेंगे और बड़ी संख्या में पूरे देश में सदस्यता अभियान जारी रहेगा। उसको मैं एक बार जो स्वास्थ्य मंत्री जी से बात करके उसके बारे में जानकारी ले लूँ। तो मैं उनसे बात करनी पड़ेगी। तो मेरी विधायक जी से बात हुई है, विधायक जी ने मुझे 2-3 टिहरी जनपद में धान की फसलों के सटीक आकलन के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने चंबा विकास खंड के मंजियाड़ गांव में क्रॉप कटिंग की। इस दौरान ग्रामीणों ने जंगली जानवरों के कारण फसलों को पहुंचने वाले नुकसान की समस्या उठाई। जिलाधिकारी ने फसलों की सुरक्षा के लिए कृषि विभाग को घेराबंदी के निर्देश दिए और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत औसत उपज के आंकड़े तैयार करने की प्रक्रिया पर जोर दिया। आज यहाँ पर मंजियाड़ गांव में क्रॉप कटिंग की कार्रवाई की जा रही है
और इसमें अभी जो हमने क्रॉप कटिंग करी उसमें जो भी यील्ड आई है वो पहले से काफ़ी बेहतर आई है। यहाँ पे अच्छी खेती की जा रही है धान की, लेकिन कुछ किसानों के द्वारा समस्याएं बताई गई है जंगली सुअर को लेकर और अन्य पशुओं को लेकर जो कि खेती को नुकसान कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हमको प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि जैसे अधिक से अधिक खेतों की घेरबाल आदि की व्यवस्था कर सकें, जैसे कि और भी हमारी उपज जो है खेतों की वो बढ़े। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने जादुंग गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने वाइब्रेंट गांव में पर्यटन विकास, बागवानी और आजीविका संवर्धन की आवश्यकता पर बल दिया। राज्यपाल ने कहा कि जादुंग को देश के पहले गांव के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार के प्रयास सफल होंगे, जो सीमांत क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों द्वारा विकसित होम स्टे और रिजॉर्ट का अवलोकन भी किया। नगर निगम संशोधन विधेयक पर प्रवर समिति की दूसरी बैठक विधानसभा में संपन्न हुई। बैठक में विधेयक के प्रावधानों और ओबीसी आरक्षण पर समिति के सदस्यों ने चर्चा कर अपने सुझाव दिए। वहीं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा 4 अक्टूबर को पहली बैठक की तिथि तय की गई है, जिसमें दोनों बैठकों को तय किए गए बिंदुओं पर चर्चा होगी। देखिए, प्रवर समिति की आज जो हम लोग बैठे हैं और प्रवर समिति के हमारे सभी सम्मानित साथी उसमें मौजूद थे, मैं उनका भी धन्यवाद कर रहा हूं। और इस बैठक का महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे जो आयोग के अध्यक्ष थे बीएस वर्मा साहब, उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि वो भी हमारी इस बैठक में समय दे सकें। तो मैं निश्चित रूप से उनका धन्यवाद कर रहा हूँ कि वो आए और उन्होंने अपने जो भी जिज्ञासाएं हमारे माननीय विधायकों की उनको उन्होंने उसके बारे में बताया और बहुत अच्छे हेल्दी डिस्कशन हुआ है। सभी लोगों ने अपने अपने विषय और सुझाव रखे हैं। अभी हम एक बैठक इसके बाद फिर बहुत जल्द करने वाले हैं, यानी कि 4 अक्टूबर की तिथि अभी हमने तय की है कि हम दोबारा से फिर बैठेंगे। जो बातें हमारी पहले वाली बैठक में आई आज वहाँ प्रस्तुत हुई, आज के जो बिंदु रखेंगे अगली बैठक तक जो हमारे सामने बातें आएंगी उसके बाद फिर हम कुछ आगे उस निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में हो। अल्मोड़ा में भारतीय जनसंघ के नेता और महान विचारक दीनदयाल उपाध्याय की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने दीनदयाल पार्क पहुंचकर उनके समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को एक महान समाज सेवी और राष्ट्रवादी विचारक बताया, जिनकी एकात्मक मानववाद की विचारधारा आज भी देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने उनके आदर्शों का अनुसरण करते हुए समाज के उत्थान और सेवा का संकल्प लिया। पर प्रदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के इस अवसर पर हम पांडेकोला पार्क में आए हुए हैं। उनके बताए गए एकात्म मानववाद पर आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है। समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति का विकास भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। उसी को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। हम आज उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। खबर बद्रीनाथ धाम की है, जहां एक व्यक्ति को सेल्फी लेना महंगा पड़ गया। सूचना मिलते ही थाने से पुलिस बल और एसडीआरएफ की टीम तुरंत आपदा उपकरणों के साथ घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने स्थानीय निवासियों की सहायता के समय पर त्वरित कार्रवाई की। युवक को गंभीर चोटें आई थी, जिसका रेस्क्यू कर प्राथमिक उपचार प्रदान किया गया, जिसके पश्चात उन्हें उपचार हेतु स्वामी विवेकानंद अस्पताल बद्रीनाथ ले जाया गया। अस्पताल में चिकित्सा टीम ने उनकी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया। उत्तराखंड सरकार में खेल, बाल विकास और महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य लगातार अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक कर रही हैं। राज्य में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर हो या फिर अपने अलग विभाग, सभी को लेकर वो अधिकारियों को समय समय पर हिदायत देती रहती है। इन सब बातों को लेकर खबर भारत के संवाददाता
आदिल पाशा ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या से बात की। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री, खेल मंत्री रेखा आर्या इस वक्त मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है, तो कैसी तैयारियां राज्य सरकार की तरफ से चल रही हैं? देखिए 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी जो है उत्तराखंड करने जा रहा है और निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के लिए और हर उत्तराखंडी भाई बहन के लिए बहुत ही गर्व करने वाला दिन भी है। और मैं मानती हूं कि तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा भी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार जिस प्रकार से मॉनिटरिंग हो रही है, हमारी संपूर्ण तैयारियां हैं। हम लोग बस इस इंतजार में हैं कि किस प्रकार से भारतीय ओलंपिक संघ बहुत जल्दी महीना अथवा तिथि किस माह कराया जाना है, किस तिथि को कराया जाना है, इसकी औपचारिक घोषणा की इंतजारी में हम सब लोग हैं, जिसका प्रत्यावेदन मैंने लगातार माननीय केंद्रीय खेल मंत्री जी मनसुख मंडाविया जी को भी दिया है कि सरकार ने अथवा विभाग ने किस प्रकार से अपनी संपूर्ण तैयारियां जो गेम्स, मैंडेटरी गेम्स है, उनको लेकर हम लोगों ने कर ली है। इसी प्रकार से भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा को भी मैं अपनी पूरी रिपोर्ट कार्ड जो है उनको देकर आ चुकी हूँ। तो मैं और सरकार एक तरह से कहूं कि हम इस इंतजारी में है कि दिन, तिथि, महीना घोषित हो और हमारी तैयारियां और चरम पर पहुंचे और एक बेहतरीन आयोजन जो है हमारे इस देवभूमि में 38वें राष्ट्रीय खेल के रूप में किया जा सके। लगातार आपके दोबारा विभागीय अधिकारियों की बैठक का दौर जारी है, तो क्या दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए जा रहे हैं? देखिए लगातार अपने विभागों की समीक्षा करना बहुत आवश्यक रहता है और समीक्षा करने के दौरान में निश्चित रूप से जो योजनाएं निरंतर रूप से जो चल रही हैं, क्या वो कहीं बाधित हो रही हैं या उनमें किस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है, क्या उसमें लाभार्थी संतुष्ट है, क्या लाभार्थियों को अभी ऐसा लगता है कि हमने अभी कम को कवर किया है, हमें अधिक को कवर करना है, अथवा किसी में बजट को लेकर कोई इश्यू है। ये सारी चीजें समीक्षाओं का हिस्सा होता है और उसका फायदा ये होता है कि योजनाओं को और गति मिलती है। फायदा ये होता है कि अधिकारी भी उसे धरातल के स्तर पर जो है उसका परीक्षण करते हैं और निश्चित रूप से जो हमारा ध्येय है जन कल्याण का, वो इस समीक्षा के माध्यम से पूर्ण होता भी है। आप एक विभाग, एक जिम्मेदारी महिला सशक्तिकरण, कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है कि राज्य में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, दुष्कर्म के मामले हो या दूसरे मामले, तो लगातार कांग्रेस घेराव भी करती रही, चाहे सीएम आवास। देखिए मेरा मानना है कि महिलाओं के साथ में अथवा बालिकाओं के साथ में अथवा नाबालिग बच्चों के साथ में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी छोटा बड़ा किसी भी प्रकार का अपराध है, उसमें राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण विभाग जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करता है। महिलाओं को अधिक से अधिक सुरक्षित वातावरण मिले, बच्चों को अधिक से अधिक सुरक्षित वातावरण मिले, इसको लेकर सबसे ज्यादा तो अवेयरनेस प्रोग्राम हमारी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है कि आप किसी भी प्रकार के किसी के द्वारा किए गए कृत्य पर आपने शर्मिंदा नहीं होना, अपितु जिसने ये घटित किया है वह व्यक्ति जो है जेल के सलाखों के पीछे जाना जो है राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी। ऐसा हम हर घटनाक्रम में देख रहे हैं। निश्चित रूप से मैं समझती हूँ कि ये महिलाओं की और बच्चों की या किसी भी अपराध की एफआईआर दर्ज करने का साहस जुटाने की जो ताकत है वह भी राज्य सरकार के द्वारा मनोबल बढ़ाए जाना अथवा जागरूकता का ही परिणाम है। और आप यदि समीक्षा करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आज की तारीख में छोटा बड़ा किसी प्रकार का अपराधी जो है वो जेल की सलाखों के पीछे भेजते हुए सरकार ने बड़ा मैसेज जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्टेज पे देने का काम किया है। अभी हमारे साथ बात कर रही थी उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री, जिन्होंने साफ कहा कि आगामी जो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड करने जा रहा है, पूरी तैयारी राज्य सरकार की हो गई है। उसके साथ साथ लगातार जो कांग्रेस राज्य में महिलाओं पर हुए अत्याचारों की बात कर रही है, आए दिन जो प्रदर्शन कांग्रेस के चल रहे हैं उसको लेकर भी मंत्री से हमारी बात हुई। उन्होंने साफ कहा है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है और किसी को भी अपराधी चाहे कोई भी हो उसको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाता है। और सरकार देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आदिल पाशा, खबर भारत। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए खबर भारत 360 के साथ।